What's up guys? I hope you are having a good time. चलो आज के वीडियो में अपन टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई एज सच तुमको दो ही सेक्शन है, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। सेक्शन 12 इज फॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड सेक्शन 13 इज फॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। देख, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आइडेंटिफाई करने से पहले एक बार अपन ये देखते हैं कि डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कैसे आइडेंटिफाई करें। देख, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मतलब वो डेट जिसके बियॉन्ड तुम इनवॉइस अगर इशू करते हो ना, तो वो इनवॉइस तुम्हारा वॉइड हो जाएगा, दैट इज नॉट वैलिडली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो जीएसटी में रूल्स में ऐसा बताया है कि भैया ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तुम इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, इस दिन पे या इसके पहले तुम कभी भी इनवॉइस इशू करो चलेगा। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि भाई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है। देख, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस में भी दो कैटेगरी है, कैटेगरी गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के केस में तुम कब डिसाइड करोगे कि भाई इस दिन के बियॉन्ड इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। देख, तुम लोग गुड्स है, गुड्स, ठीक है, तो गुड्स दो टाइप के, या तो उसका मूवमेंट होगा या उसका मूवमेंट नहीं होगा। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो लॉजिकली मुझे बता तू इनवॉइस कब इशू करेगा? गुड्स तेरे गोडाउन से निकल रहा है तब, या गुड्स सामने वाले को मिलेगा तब? जैसे ही गुड्स तेरे गोडाउन से निकलेगा तो इनवॉइस इशू कर देता है। ठीक है, इधर देख, ये और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और टाइम ऑफ सप्लाई में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई में भी सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू होगा तो अपन क्या चेक करेंगे, मूवमेंट है कि मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट है तो लास्ट एट द टाइम ऑफ रिमूवल, गुड्स निकलने से पहले मैं कभी भी इनवॉइस इशू कर सकता हूं। ठीक है, इधर देख, अब अगर मैं बिफोर द टाइम इनवॉइस इशू करता हूं ना, बिफोर रिमूवल अगर मैं इनवॉइस इशू कर रहा हूं ना, तो इसको मैं बोलूंगा डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, लेकिन अगर मैं रिमूवल के दिन एट द टाइम ऑफ रिमूवल, अगर मैं रिमूवल के बाद इशू कर रहा हूं ना, अगर मैं रिमूवल के बाद इशू कर रहा हूं तो मुझे बता वो वैलिड होगा? नहीं होगा। तो देयरफॉर डेट ऑफ रिमूवल ये हो गया मेरा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? ठीक है, ये टाइम ऑफ सप्लाई में काम आएगा, इसीलिए बोल रहा हूं टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है वो चालू करने से पहले इनवॉइसेस तुमको समझना जरूरी है। देख, अगेन, अगर गुड्स में मूवमेंट इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, अगर मूवमेंट है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल मेरा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर टाइम पे इनवॉइस इशू हो गया तो वो मेरा डेट ऑफ इनवॉइस बोला जाएगा। अगर मैंने रिमूवल के बाद इनवॉइस इशू कर रहा हूं तो वो वॉइड हो जाएगा, मेरा डेट ऑफ रिमूवल विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? नेक्स्ट, मूवमेंट नहीं है। अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं है तो इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल। अगर मैं विद इन द टाइम लिमिट इशू करता हूं तो उसे मैं डेट ऑफ इनवॉइस बोलूंगा। अगर मैं आफ्टर डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल इशू कर रहा हूं तो डेट ऑफ डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यूअस सप्लाई। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है पहले तो ये समझ दे। मेरे पास एक बंदा आता है, वो मुझे ऑर्डर देता है कि भाई मुझे 1000 टन के गुड्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये बहुत लार्ज वॉल्यूम है तो मैं तुझे पूरा एक साथ नहीं दे पाऊंगा, तो व्हाट आई डू इज मैं तुझे 200-200 टन करके 5 लॉट में गुड्स दूंगा। ही अग्रीड, आई अग्रीड, वी ऑल अग्रीड। ठीक है, मियां बीवी राजी तो कुछ नहीं कर सकता काजी। अभी इधर देख, मैंने क्या किया, उसको 200 टन अप्रैल में ट्रांसफर किया, 200 टन मई में बेचा, 200 टन जुलाई में जून में गया, 200 टन जुलाई में गया, 200 टन अगस्त में गया। तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक में मैंने उसको एक ऑर्डर पूरा कंप्लीट किया 1000 टन का। तो ये हो गया कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। एक पर्टिकुलर बंदे को अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं कंटिन्यूअसली गुड्स सप्लाई कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या देखेंगे कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो पीरियोडिक सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब रिकंसिलिएशन होता है कि भाई अप्रैल एंड में मेरे बुक में ये दिख रहा है कि मैंने उसको 200 टन दे दिए, उसको 800 टन और देने हैं, 200 टन का मुझे पैसा आ गया, 800 टन का रिसीवेबल है।
ठीक है। तो वही सेम सामने वाले की बुक में भी दिखना चाहिए। सामने वाले की बुक में यही दिखेगा कि भाई मेरे को 200 टन मिल गए, 800 टन और मिलने हैं, 200 टन का मैंने पैसा दे दिया और 800 टन का पैसा इज पेएबल। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव स्टेटमेंट, जो हर महीने इशू होगा। तो अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स इशू हो रहा है, ठीक है, तो माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑफ सच सक्सेसिव स्टेटमेंट। इसके पहले अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दिया तो उसको मैं डेट ऑफ इनवॉइस बोलूंगा। इसके बाद अगर मैं इशू कर रहा हूं तो ये डेट मेरा हो जाएगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू नहीं करता तो जिस दिन पेमेंट हो रहा है, डेट ऑफ पेमेंट विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। पेमेंट के पहले कभी भी इनवॉइस इशू कर दिया तो वो मेरा डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। पेमेंट के बाद अगर मैं इशू कर रहा हूं तो वो वैलिड नहीं होगा, वो नहीं माना जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट विल बी टेकन एज माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा मेरा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है? नेक्स्ट, सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस है, ठीक है, मैंने कोई गुड्स दिया किसी को ऑन अप्रूवल बेसिस। उसने क्या बोला, गुड्स मेरे पास आएगा, मैं उसे चेक करूंगा, टेस्ट करूंगा, अगर सही हुआ तो ही रखूंगा, अदरवाइज रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरे बिहाफ पे सेल और रिटर्न हो गया ऑन अप्रूवल बेसिस। अब लॉ क्या बोलता है कि तुमने जो गुड्स अगर दिए ऑन रिटर्न अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है, वो विद इन 6 मंथ्स अगर अप्रूव हो जाते हैं, विद इन 6 मंथ्स अगर वो अप्रूव हो जाते हैं, तो जो डेट ऑफ अप्रूवल है, डेट ऑफ अप्रूवल तुम्हारा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस होगा। इस दिन के पहले तुम कभी भी इनवॉइस इशू करो चलेगा। इसके बाद अगर तुमने इनवॉइस इशू किया ना तो वो नहीं चलेगा, हम इसी दिन को डेट ऑफ इनवॉइस अज्यूम कर लेंगे। समझ में आया? लेकिन अगर तुमने 6 महीने तक, अगर तुमने विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल कोई अप्रूवल नहीं दिया तो इट विल बी डीम्ड के एट द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स तुम्हारा अप्रूव हो गया एंड फर्स्ट डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स विल बी नहीं, फर्स्ट डे नहीं होगा, ये हो जाएगा एट द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। जिस दिन 6 महीने एक्सपायर होंगे उस दिन पे तुम्हारा डेट ऑफ इनवॉइस हो जाना चाहिए। उसके पहले कभी भी कर लो, उसके बाद किया तो दैट लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ्स विल बी ट्रीटेड एज योर डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया गुड्स का केस। सर्विसेज का केस चालू करने से पहले एक बार गुड्स वापस रिकवर ये कर लेते, देखते हैं। देख, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस अपन को टाइम ऑफ सप्लाई में लगेगा, इसीलिए अपन देख रहे हैं। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मतलब वो डेट जिसके बियॉन्ड तुम इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। उसके पहले अगर तुमने इनवॉइस इशू किया तो चलेगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस। अगर तुम उसके बाद इशू कर रहे हो, लास्ट डेट के बाद अगर इशू कर रहे हो तो तुम्हारा इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाएगा। इन दैट केस द लास्ट डेट विल बी ट्रीटेड एज योर डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? अभी इधर देख, गुड्स का केस। गुड्स के केस में 4 पार्ट है, इंक्लूड मूवमेंट, डज नॉट इंक्लूड मूवमेंट, कंटिन्यूअस सप्लाई एंड सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, अगर इफ इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट, अगर इन मूवमेंट है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ रिमूवल तुम्हारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर रिमूवल के पहले हो रहा है तो डेट ऑफ इनवॉइस उसी को मानेंगे। अगर रिमूवल के बाद हो रहा है तो डेट ऑफ रिमूवल विल बी ट्रीटेड एज योर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? नेक्स्ट, मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं है तो ऑन और बिफोर द डेट डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल तुम्हारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर उसके पहले इनवॉइस इशू हो जाता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज योर डेट ऑफ इनवॉइस। अगर उसके बाद हो रहा है तो डेट ऑफ डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल विल बी ट्रीटेड एज योर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में तुम 2 चीज देखोगे, सक्सेसिव स्टेटमेंट है कि नहीं है। अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट है तो डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट विल बी योर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। उसके पहले कभी भी इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर इशू होता है तो वो नहीं मानेंगे। अगर नहीं है तो इन एनी केस डेट ऑफ पेमेंट विल बी योर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट, सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल अप्रूवल मिल जाता है तो डेट ऑफ अप्रूवल विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। उसके बियॉन्ड मैं इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उसके पहले कभी भी कर सकता हूं। अगर अप्रूवल नहीं मिल रहा तो एट द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ्स विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। उसके बियॉन्ड मैं इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उसके पहले कभी भी कर सकता हूं। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? एक काम कर, वीडियो को पॉज कर, इसको फटाफट लिख ले। इसके बाद अपन सर्विसेज पे चलते हैं। एक बार सर्विसेज वाला पार्ट खत्म हो गया, देन टाइम ऑफ सप्लाई पे जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको लिख ले।
चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइम ऑफ लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज में भी 3 केस है। सबसे पहला नॉर्मल केस, उसके बाद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस एंड लास्ट सीसेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, देख नॉर्मल केस में 3 पार्ट है। अगर बैंकिंग एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सर्विसेज है, अगर बैंकिंग एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज है, ठीक है, तो उस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। जिस दिन मैं सप्लाई कर रहा हूं उसके 45 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर बियॉन्ड 45 डेज इनवॉइस इशू होता है तो एंड ऑफ द 45th डे विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। समझ में आया? अदर सर्विसेज है तो उस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा? 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। अगर मैं अदर सर्विसेज दे रहा हूं तो विद इन 30 डेज मेरा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर इनवॉइस मेरा विद इन 30 डेज इशू नहीं होता है तो उस केस में जो मेरा लास्ट डेट है दैट विल बी माय डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आ गया? बरोबर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस या टेलीकॉम सेक्टर है। अगर इंश्योरेंस या टेलीकॉम सेक्टर है तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर whichever is earlier will be my last date of invoice। क्लियर है? अगर मेरा इंश्योरेंस या टेलीकॉम सेक्टर है तो उस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? वो डेट जिस डेट पे मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड करी, या फिर लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर whichever is earlier। फॉर एग्जांपल मैंने सर्विसेज दी, इंश्योरेंस सर्विस अगर मेरे को डेट ऑफ सप्लाई है फॉर एग्जांपल 2 मई, ठीक है, 2 मई 2019 वाज माय डेट ऑफ सप्लाई। मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी 3 जुलाई 2019, ठीक है, 3 जुलाई 2019 को मैंने जो 2 मई को सर्विस दी थी उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की। अब लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए? डेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज 3 जुलाई और लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर व्हिचएवर इज अर्लियर। लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर क्या है? मई में मैंने सर्विस दी है तो अप्रैल, मई और जून का क्वार्टर एंड क्या होता है? 30 जून। तो 30 जून और 3 जुलाई व्हिचएवर इज अर्लियर विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब मेरा इनवॉइस 30 जून के बाद अगर मैं इशू करता हूं तो वैलिड नहीं होगा। 30 जून विल बी ट्रीटेड एज माय डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आ गया? ठीक है, वापस सर्विसेज में नॉर्मल में 3 केस है, बैंकिंग, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसका टाइम लिमिट है इनवॉइस इशू करने का 45 डेज। अगर मैंने 45 डेज में इनवॉइस इशू नहीं किया तो एट द एंड ऑफ द 45th डे विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट, अदर देन बैंकिंग, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कोई सर्विसेज दे रहा हो तो उसका टाइम लिमिट है 30 डेज। इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड विद इन 30 डेज। अगर मैं विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू नहीं करता हूं तो लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। एंड लास्ट इज इंश्योरेंस और टेलीकॉम सेक्टर। इंश्योरेंस या टेलीकॉम सेक्टर के केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ्स। टीचर की सर्विस, ठीक है, मैं किसी क्लासेस में जाता हूँ और क्लासेस के साथ अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होता हूँ कि भाई मैं एटलीस्ट 1 साल तो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, मैं क्लासेस वाले को 1 साल के लिए सर्विसेज दे रहा हूँ मेरी, तो उस केस में अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी सच ड्यू डेट। अगर कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट असर्टेनेबल होता है, ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी सच ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर असर्टेनेबल नहीं है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी माय डेट ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्ट में गया, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 3 महीने का है और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हर महीने की लास्ट डेट पे मुझे पेमेंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा है ना कि पेमेंट कभी जल्दी भी मिलता है कभी लेट भी मिलता है, तो दैट डजंट मैटर, उससे कॉन्ट्रैक्ट में कोई अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन
लेकिन इनवॉइस अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला है ना लास्ट डेट पे मुझे पेमेंट मिल जाना चाहिए महीने का, तो वो महीने का लास्ट डेट विल बी माय ड्यू डेट। ठीक है, तो ड्यू डेट असर्टेनेबल है कॉन्ट्रैक्ट से, तो उस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी सच ड्यू डेट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बोला ही नहीं है कब पेमेंट मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बोला है। जब उनकी मर्जी आती है वो लोग पेमेंट दे देते हैं, हाँ, लेकिन पेमेंट 100% मिलता है, लेकिन जब भी मर्जी आती है तभी देंगे। तो उस केस में जिस दिन मुझे पेमेंट मिलेगा उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, उस दिन या उसके कभी भी पहले। उसके बाद मैं इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, बिकॉज डेट ऑफ पेमेंट विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? एंड नेक्स्ट, लास्ट डे ऑफ द इवेंट, अगर वो कोई इवेंट रिलेटेड है, अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं विच इज इवेंट रिलेटेड, तो एट द कंक्लूजन ऑफ द इवेंट लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी कंक्लूजन ऑफ द इवेंट, जिस दिन इवेंट खत्म होगा। समझ में आ गया? ठीक है। और लास्ट है सीसेशन ऑफ सर्विस। सीसेशन ऑफ सर्विस मतलब सर्विस स्टॉप होना। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, बीच में 1.5 महीने में ही सर्विस स्टॉप हो गया। ठीक है, चल 2 महीने में सर्विस स्टॉप हो गया, मैंने 2 महीने सर्विसेज दी, उसके बाद कुछ इशू हो रहे थे तो उस चक्कर में सर्विस आगे प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो उस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, वो डेट जिस दिन सर्विसेज स्टॉप हुई। ठीक है, 3 महीने का था, 2 महीने के एंड में सर्विस स्टॉप हो गई, तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, वो दिन जिस दिन सर्विस स्टॉप हुई। एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने का, मान ले मुझे अगर 30,000 मिलता है, मैंने 2 महीने का ही सर्विस दिया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी टू द एक्सटेंट इट हैज बीन प्रोवाइडेड बिफोर द सीसेशन। मतलब मैंने 3 में से 2 महीने प्रोवाइड किए, 2/3 मैंने सर्विस प्रोवाइड किया, तो 30,000 का भी 2/3 मतलब 20,000 विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार फटाफट इनवॉइसेस अपन लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एक बार फटाफट देख लेते हैं। पहले गुड्स का चालू करते हैं। गुड्स के केस में क्या है, 4 मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं है, कंटिन्यूअस सप्लाई है, सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस है। अगर मूवमेंट है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी माय डेट ऑफ रिमूवल। अगर मूवमेंट नहीं है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी माय डेट ऑन विच सच गुड्स हैव बीन मेड अवेलेबल फॉर डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस है, तो विद इन 6 मंथ्स अगर अप्रूवल मिल जाता है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी माय डेट ऑफ अप्रूवल। विद इन 6 मंथ्स अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी माय एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ्स। ठीक है, और उसके बाद था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसमें अपन ये क्या चेक करेंगे, सक्सेसिव स्टेटमेंट है कि नहीं है। अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑफ सच सक्सेसिव स्टेटमेंट्स। इन एनी अदर केस लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑफ पेमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सर्विसेज। सर्विसेज के केस में अपन क्या देखेंगे, बैंकिंग, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। अदर सर्विसेज है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस या टेलीकॉम सेक्टर है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑन विच एंट्री हैज बीन मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर व्हिचएवर इज अर्लियर। सो कंटिन्यूअस सप्लाई है, कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में 3 केस है, ड्यू डेट असर्टेनेबल है, ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, या फिर लास्ट डेट ऑफ द इवेंट। ठीक है, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑफ पेमेंट। इवेंट रिलेटेड है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी कंक्लूजन ऑफ सच इवेंट। सीसेशन ऑफ सर्विस है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑन व्हिच सर्विसेज हैज बीन सीज्ड एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी टू द एक्सटेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड। समझ में आ गया? वीडियो को एक बार पॉज कर, ये है ना इंपॉर्टेंट है, ये इनवॉइसेस चैप्टर में तो अपन ने किया ही था, ये साइड बाय साइड टाइम ऑफ सप्लाई में भी जरूरी है, इसीलिए इसका क्विक रिकैप देख रहे हैं। ठीक है, एक बार इस वीडियो को पॉज कर ले और फटाफट ये लिख ले, इसके बाद अपन टाइम ऑफ सप्लाई चालू करेंगे। ठीक है, चल लिख लिया तुमने इनवॉइसेस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कॉपी कर लिया। अभी देख, अभी अपन टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई में तुमको 2 सेक्शन है, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई इज व्हेन योर पॉइंट ऑफ लायबिलिटी अराइजेस, दैट इज लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस। जिस दिन तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई होगा उस महीने का तुमको टैक्स पे करना है बाय द एंड ऑफ 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ इन जीएसटीआर 3B। ठीक है, जब तुम जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तब तुमको टैक्स पे करना है फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ जिसका तुमने टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई किया। अभी इधर टाइम ऑफ सप्लाई में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। सेक्शन 14 फाइनल लेवल पे तुमको कवर्ड होगा, इंटर लेवल पे खाली सेक्शन 12 और सेक्शन 13 है। ठीक है, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई, अपन सप्लाई का टाइम ढूंढ रहे हैं, तो सप्लाई 2 टाइप की होती है,
बराबर, या तो वो नॉर्मल चार्ज में सप्लाई होगी, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट की बात नहीं हो रही, ठीक है, या तो वो नॉर्मल चार्ज में सप्लाई होगी या वो रिवर्स चार्ज में सप्लाई होगा, ठीक है। अभी देख, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, अगर वो नॉर्मल चार्ज में सप्लाई हो रहा है, अगर मैं नॉर्मल चार्ज में गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। समझ में आ गया? डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स अपन ने देखा था, मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं है, कंटिन्यूअस सप्लाई है, सेल और रिटर्न बेसिस पे है। बोथ आरसीएम एलसीएम दोनों के लिए वही काम आएगा, ठीक है। एनसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस तुमको इनवॉइसेस चैप्टर जो अपन ने किया था उसमें से मिल जाएगा। नेक्स्ट, डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है भैया? डेट ऑफ पेमेंट इज वो डेट जो तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है पेमेंट, या फिर वो डेट जब तुम्हारा बैंक में क्रेडिट हुआ, विचएवर इज अर्लियर। समझ में आया? बरोबर। वापस, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में एनसीएम या तो सप्लाई नॉर्मल चार्ज में होगा या सप्लाई रिवर्स चार्ज में होगा। अगर सप्लाई नॉर्मल चार्ज में हो रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन में दिया होगा, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस तुमको पता होना चाहिए क्या आएगा, डिपेंडिंग अपॉन केस, मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं है, कंटिन्यूअस सप्लाई है या फिर सेल और रिटर्न है, ठीक है। और डेट ऑफ पेमेंट अगेन तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे? डेट ऑफ पेमेंट इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन बैंक। क्लियर है? समझ में आया? अब नॉर्मल चार्ज में देख, इफ एडवांस अप टू ₹1000 इज रिसीव्ड, अगर 1000 तक का एडवांस मिल रहा है ना, अप टू ₹1000 अगर मुझे एडवांस मिल रहा है, तो उस एडवांस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सच एडवांस। मतलब क्या? ये देखिए, काफी कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, सिंपल वे है। देख, टेलीफोन, ठीक है, मेरे घर पे टेलीफोन का बिल आया, मान ले 9,300 का, ठीक है। पापा ने क्या बोला, एक काम कर, जाके पूरा 10,000 पे कर दे। बिल कितने का आया? अगस्त महीने का बिल आया 9,300 का, मैंने बिल पेमेंट किया 10,000 का, मैंने एडवांस कितना पे किया? 700 का, तो दैट एडवांस इज अप टू ₹1000, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ जब मेरा बिल आया, नेक्स्ट महीने का मेरा बिल बनता है 10,100 का, मुझे बिल आता है 10,100 माइनस 700 एडवांस एंड बैलेंस 9,400। समझा क्या हुआ? देख, वापस देख, अगस्त का मुझे बिल आता है 9,300 का, मैं पेमेंट करता हूं 10,000 का, जिसमें 700 एडवांस है, ठीक है। सितंबर का बिल आता है 10,100 का, जिसमें से 700 माइनस होके 9,400 का बिल आता है। तो ये जो 700 एडवांस है जो मैंने पेमेंट किया था अगस्त में, ठीक है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी सितंबर। डेट ऑफ इनवॉइस जो मैं सितंबर में इशू करूंगा, मतलब इसका जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो खाली वो एडवांस अमाउंट का, मतलब क्या है, जो मैंने 10,000 पेमेंट किया ना अगस्त में, ठीक है, तो 9,300 का तो टैक्स मुझे अगस्त में ही पे करना पड़ेगा, और 700 पे जो टैक्स बनेगा ना, वो मेरे पास ऑप्शन है कि उस 700 का टाइम ऑफ सप्लाई में डेट ऑफ इनवॉइस ले सकता हूं कभी का, जब उस एडवांस रिलेटेड इनवॉइस इशू होगा। अगस्त में मैं जो इनवॉइस इशू करूंगा, अगस्त का जो मेरा इनवॉइस होगा वो मुझे बता 10,000 का बनेगा कि 9,300 का, वो तो 9,300 का ही बनेगा ना। सितंबर में जब मैं इनवॉइस इशू करूंगा ना, वो मेरा 10,100 का बनेगा, तो इसके बाद जो मैंने 700 पे किया है ना, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है क्या बोला? ठीक है, वापस, अगर मेरा अप टू 1,000 का एडवांस है, तो उस केस में उस एडवांस रिलेटेड जब मैं इनवॉइस इन नियर फ्यूचर इशू करूंगा, तो दैट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेट ऑफ इनवॉइस इन रिलेशन टू सच एडवांस, मतलब डेट ऑफ अगस्त नहीं बट सितंबर। क्लियर है?
अगस्त मंथ में 9300 आया था, मैंने पेमेंट बिल, ठीक है, पेमेंट किया मैंने 10,000 का, जिसमें एडवांस हुआ है 700। अगस्त का डेट ऑफ इनवॉइसेस मान ले 10 अगस्त, ठीक है। सितंबर का बिल आता है 10,100, मैंने पेमेंट किया 9,400 का। कैसे? 700 एडवांस जो था वो माइनस होने के बाद बैलेंस 9,400, एडवांस 0। इसका डेट ऑफ इनवॉइस है 10th सितंबर। तो अब इफ देयर इज एन एडवांस अप टू ₹1,000, तो उस केस में एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सच एडवांस शैल बी डेट ऑफ इनवॉइस। ये जो 700 है, इस 700 का टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 10th सितंबर, दैट इज डेट ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट टू सच एडवांस। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट डे रिवर्स चार्ज। अगर रिवर्स चार्ज में सप्लाई कर रहा हूं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन केस ऑफ गुड्स? डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, DOGR मतलब डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, और डेट ऑफ पेमेंट, और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। देख इधर है ना, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं आया, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस नहीं आया। क्यों नहीं आया? रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करता है? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा क्या? नहीं। उसको इनवॉइस से कुछ लेना देना है? नहीं। उसको इनवॉइस के रूल्स फॉलो करने हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारे सब सप्लायर को फॉलो करने होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस नहीं आया। ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज क्या होगा? उसको गुड्स से मतलब है, वो टैक्स कब पे करेगा? जब उसको गुड्स मिलेगा या सर्विसेज मिलेगी। तो इस केस में डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है। whichever is earlier will be my time of supply. Again date of payment will be books of accounts और debit in bank whichever is earlier। इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट है। क्यों डेबिट है? क्योंकि वो टैक्स पे कर रहा है, वो पेमेंट करेगा टैक्स का। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वाउचर 12/4, 12/5 एंड 12/6 वाउचर, रेसिडुअल केस एंड एडिशंस, ये तीनों के तीनों सर्विसेज में भी सेम है, सेम टू सेम। ठीक है। अभी ध्यान दे देना, मैं सर्विसेज में इसको वापस नहीं करवाऊंगा। 12/4, 12/5 एंड 12/6 विल बी इक्वली एप्लीकेबल एज 13/4, 35 एंड 13/6 अंडर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सेम है, डिट्टो है, कोई वर्डिंग का चेंज नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पे गुड्स यूज हो रहा है, वहां पे सर्विसेज यूज होगा। देख वाउचर, वाउचर के केस में अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ सच वाउचर। अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ सच वाउचर। ठीक है। आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू, आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन। नेक्स्ट रेसिडुअल केस। रेसिडुअल केस मतलब जब एनसीएम आरसीएम वाउचर्स का डेटा नहीं दिया होगा। तुम्हें डेट ऑफ पेमेंट का डेटा नहीं दिया, तुम्हें डेट ऑफ इनवॉइस का डेटा नहीं दिया, तुम्हें डेट ऑफ रिमूवल का डेटा नहीं दिया हुआ है, कुछ डेटा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर खाली दो ही चीज हो सकती है, या तो तुमको बोला होगा तुमने ये डेट पे रिटर्न फाइल किया है, या फिर तुमको बोला होगा कि ये डेट पर तुमने पेमेंट किया है टैक्स का। ठीक है। तो रेसिडुअल केस में अगर तुमको दिख रहा है क्वेश्चन में कि रिटर्न्स का डेट दिया है, तो डेट टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ सच रिटर्न। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो एटलीस्ट तुमको ये तो बोला होगा कि तुमने टैक्स कब पे किया है। इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? रेसिडुअल केस क्लियर है। लास्ट एडिशंस, एडिशंस टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी चार्ज फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी का अगर तुमको दिखता है क्वेश्चन में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी विल बी डेट ऑन विच सच पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, डेट ऑन विच सच इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी हैज बीन रिसीव्ड। समझ में आ गया? ठीक है। चल एक बार वापस देखते हैं सेक्शन 12 में 12(2), 12(3), 12(4), 12(5 एंड 12(6). अगर ये सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट सेक्शन 12 और सेक्शन 13 तुमको याद रखना है। ठीक है। देख सेक्शन 12
सेक्शन 12 में सबसे पहले एनसीएम सप्लाई की बात करें तो दो टाइप की सप्लाई होती है, नॉर्मल चार्ज में सप्लाई होगी, रिवर्स चार्ज में सप्लाई होगी। अगर नॉर्मल चार्ज में सप्लाई हो रही है गुड्स की तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier. Date of payment will be date of entry in books of accounts or credit in bank whichever is earlier. Last date of invoice depending upon the case, मूवमेंट है मूवमेंट नहीं है, सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस है या फिर कंटिन्यूअस सप्लाई है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, आरसीएम में भी सेम। आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में है तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट हैज गॉट नथिंग टू डू विद डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ गुड्स रिसीव, उसको कब गुड्स मिले और डेट ऑफ पेमेंट उसने कब पेमेंट किया और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। सप्लायर अगर इनवॉइस इशू कर रहा है ना तो रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है तो उसको विदिन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस उसको इशू करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये देखिए जो 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस लिखा है ना, इसका लीगल प्रोविजन क्या बोलता है? लीगल प्रोविजन ये बोलता है दैट टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड और डेट ऑफ पेमेंट और first day after the expiry of 30 days from date of invoice. First day after the expiry of 30 days from date of invoice मतलब 31st day from date of invoice. समझ में आ गया? ठीक है, आरसीएम के केस में डेट ऑफ पेमेंट विल बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट इन बैंक whichever is earlier. नेक्स्ट वाउचर रेसिडुअल एंड एडिशनल केसेस, ये तुम्हारे गुड्स और सर्विसेज के डिक्टो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट वहां पे सर्विसेज है यहाँ पे गुड्स है। ठीक है, वाउचर के केस में अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ सच वाउचर। अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ सच वाउचर। नेक्स्ट रेसिडुअल केस, रेसिडुअल केस में अगर तुम पीरियोडिक रिटर्न्स जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो, ठीक है, मंथली बेसिस पे या फिर कंपोजिशन स्कीम के तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर तुम स्टेटमेंट्स फाइल करते हो तो डेट टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ सच रिटर्न्स। इन एनी अदर केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तुमने जब भी वॉलंटरीली टैक्स पे किया डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी ट्रीटेड एज योर टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? एंड लास्ट एडिशनल केसेस इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी अगर तुमको मिल रहा है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑन विच सच इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फी हैज बीन रिसीव्ड, दैट इज डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। क्लियर है? लास्ट पॉइंट एक नोट देख लेना, इन केस ऑफ गुड्स, ये खाली गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इस नोट को सर्विसेज में अप्लाई नहीं करना। नोट देख क्या बोलता है, इफ माई डेट ऑफ पेमेंट इज बिफोर डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, मुझे गुड्स रिसीव होने के पहले अगर पेमेंट मिल जाता है, ठीक है, तो उस केस में सच डेट ऑफ पेमेंट शैल बी इग्नोर्ड एंड टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ एनसीएम एज वेल एज आरसीएम। देख, ये नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज यहाँ पर डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड दिया है तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आरसीएम। नहीं, क्यों? एनसीएम में गुड्स नहीं मिलेगा क्या? तुमको मिलेगा ना, बराबर ना, एनसीएम में गुड्स मिलेगा। गुड्स तो तुमको इन एनी केस मिलेगा, भले एनसीएम हो या आरसीएम हो, डेट खाली आरसीएम के लिए यूज किया है। समझ में आ गया? तो ओनली इन केस ऑफ गुड्स अगर तुम्हारा डेट ऑफ पेमेंट इज प्रायर टू डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड तो उस केस में सच डेट ऑफ पेमेंट शैल बी इग्नोर्ड एंड टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। समझ में आ गया? ठीक है, देख अगर ये समझ में आ गया ना तो तुम्हारा सर्विसेज तो आधा पार्ट कवर हो गया। सर्विसेज में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगेगा सर्विसेज कवर करने में। एक बार वीडियो को पॉज करना और इसको फटाफट कॉपी कर लेना, उसके बाद अपन सेक्शन 13 सर्विसेज देखेंगे एंड यू विल बी डन विद टाइम ऑफ सप्लाई एज वेल। ठीक है, चल वीडियो को पॉज कर और एक बार इसको फटाफट कॉपी कर ले। ओके, गुड्स का तुमने लिख लिया, ठीक है, सेक्शन 12 खत्म हो गया, सेक्शन 13 देखते हैं। एज यू कैन सी 13(4), 13(5) एंड 13(6) में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है जो तुम्हारा गुड्स में एप्लीकेबल था सर्विसेज में भी होगा। ठीक है, सेक्शन 13(2) एंड 13(3) में थोड़ा चेंज है। देख अभी क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, अगेन सप्लाई है तो वो या तो नॉर्मल चार्ज में होगा या रिवर्स चार्ज में होगा। देख गुड्स के केस में नॉर्मल चार्ज में सिंपल था, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। सर्विसेज में ऐसा नहीं है, अगर नॉर्मल चार्ज में तुम सप्लाई कर रहे हो तो तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि तुमने इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू किया है कि नहीं किया है।
अब टाइम लिमिट क्या है, अपन ने डेट ऑफ इनवॉइस देखा था, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज में क्या था, बैंकिंग एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो 45 डेज का टाइम लिमिट था, अदर सर्विस है तो 30 डेज का टाइम लिमिट था, ठीक है। तो डेट ऑफ इनवॉइस विद इन 30 डेज और 45 डेज एज द केस में बी फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। मैंने विद इन 30 डेज या 45 डेज इशू किया है इनवॉइस के नहीं किया, अगर मैंने इशू किया है तो मेरा इनवॉइस इंपॉर्टेंट हो गया, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया? अगर मैंने सर्विसेज की केस में इनवॉइस 30 डेज 45 डेज के बाद इशू किया, अगर मैंने सर्विसेज की केस में इनवॉइस 30 डेज या 45 डेज के बाद इशू किया तो मेरा डेट ऑफ इनवॉइस इंपॉर्टेंट होगा क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज दैट इज टाइम बार्ड, वो बियॉन्ड टाइम लिमिट में इशू कर रहा हो तो इनवॉइस इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो उस केस में डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट, नॉट विद इन टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट क्या है तो यहाँ पर दिया हुआ डेट ऑफ इनवॉइस विद इन 30 डेज और 45 डेज एज द केस में बी फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। अगर मैंने विद इन टाइम लिमिट इशू किया तो इनवॉइस इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर मैंने विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं किया तो डेट ऑफ इनवॉइस मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस केस में डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? ठीक है, सेम डेट ऑफ पेमेंट एनसीएम के केस में डेट ऑफ पेमेंट विल बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन बैंक विच एवर इज अर्लियर। आरसीएम के केस में डेट ऑफ पेमेंट विल बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट इन बैंक विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब ये आरसीएम का केस देखते हैं। गुड्स के केस में आरसीएम में क्या था, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, अब एनसीएम सर्विसेज के केस में मेरे को पता गुड्स रिसीव्ड आएगा क्या, नहीं आएगा, तो डीओजीआर हट गया। ठीक है, बचा क्या, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। गुड्स में 31st डे था, यहां पर 61st डे है। गुड्स में तुमको 31st डे था, यहाँ पर 61st डे है। अभी देख कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, गुड्स में 31st है, यहाँ पर 61st है, तुमने गुड्स में 61st लिख दिया, इधर 31st लिख दिया, नहीं। बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। यहाँ पे सर्विसेज की केस में मैक्सिमम टाइम लिमिट अपने पास 45 डेज का है इन केस ऑफ एनबीएफसी, तो बट ऑब्वियस है कि अगर